हेलो अंशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ एक और नया फ़ैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। पर इस फ़ैन फिक्शन में आपको थोड़ा बहुत दुख होने वाला है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है, क्योंकि फ़ैन फिक्शन की शुरुआत ही इस क्वेश्चन के साथ है। वांग जी वेयिंग से पूछता है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। यस गाइज, हमने काफ़ी सारे रोमांटिक फ़ैन फिक्शंस तो देखे हैं, पर ये एक ऐसा फ़ैन फिक्शन है जिसमें वांग जी वेयिंग से प्यार अब नहीं करता है। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न क्या है, इसके लिए आपको पूरा फ़ैन फिक्शन सुनना पड़ेगा। पर फ़ैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होगी और फ़ैन फिक्शन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इस फ़ैन फिक्शन को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अंटिल द एंड का लास्ट पार्ट नहीं चेक किया है तो आप बैकअप वाले चैनल पर चेक कर सकते हो, मैं वहाँ डाल चुकी हूँ। और कुछ और पुराने फ़ैन फिक्शंस मैं वहाँ पर अपलोड करने वाली हूँ, तो आप वहाँ भी चेकआउट करते रहना। ऑथर ने फ़ैन फिक्शन को कोई नाम नहीं दिया था, तो मैंने खुद से ही फ़ैन फिक्शन का नाम लवलेस रख दिया है। एंड द फ़ैन फिक्शन इज़ रिटन बाय नाइट डस्ट। ओके, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। फ़ैन फिक्शन की शुरुआत होती है जब वेवुशन को रियलाइज़ होने लगा था कि क्या लंजा अब उससे प्यार नहीं करता। काफ़ी टाइम से उसने नोटिस करना शुरू कर दिया था कि वांग जी अब पहले जैसा नहीं था। वो वेयिंग में उतना इंटरेस्टेड नहीं था। वेयिंग की नाइट्स लोनली होती जा रही थी। वांग जी की अटेंशन वेयिंग की तरफ कम होती जा रही थी और उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी। ये सब के बाद भी वेयिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे विश्वास था कि वांग जी एक दिन फिर से पहले जैसा हो जाएगा। पर वांग जी की एक सेंटेंस की वजह से वेयिंग का डर अब सच में बदल गया था। वांग जी उससे पूछता है, मैंने तुमसे शादी क्यों की। वेयिंग इस क्वेश्चन पर ऑकवर्डली हंसने लगता है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वांग जी सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा है और उससे पूछता है, लंजा क्या मतलब है तुम्हारा। हालांकि वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने मन में जानता था कि उसका हस्बैंड क्या रिप्लाई करेगा। और वांग जी फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करता है, मैंने तुमसे क्यों शादी की। और उसकी आवाज़ में एक ऑनेस्टी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वांग जी किसी भी तरीके का मजाक कर रहा है। ये लाइन वेयिंग को एकदम तोड़ कर रख देती है। उसके बाद वांग जी उससे कहता है, मैंने तुमसे क्यों शादी की जब तुम मेरे सेक्ट के लिए कुछ ऑफर नहीं कर सकते। तुमसे शादी करने का मेरा डिसीजन बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं। वेयिंग ने ये तुरंत नोटिस नहीं किया था। उसे थोड़ा टाइम लगा था ये फिगर आउट करने में कि लंजा सच में उसमें इंटरेस्ट खो रहा है। उनकी शादी को 6 साल हो चुके थे और वो एक हैप्पीली मैरिड कपल थे। वांग जी उसे हमेशा बिगाड़ कर रखता था, उससे बहुत प्यार करता था, उसके लिए गिफ्ट्स लाता, उससे प्यार भरी बातें करता और हमेशा उसे टच करता रहता। वेयिंग ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत लोगों को खो चुका था जो उससे प्यार करते थे, उसकी परवाह करते थे। सालों बाद उसे किसी का सच्चा प्यार मिला था जिसे वो बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता था। हर रात वेयिंग वांग जी को किस करता और उससे कहता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ लंजा। और वो दोनों एक दूसरे को कडल करते हुए ही सोते थे। लंजा 6 सालों के बाद भी वेयिंग को इतना प्यार से देखता था, उसकी आंखों में इतना अफेक्शन नजर आता था कि वेयिंग का दिल वार्मथ से भर जाता था। इसलिए वेयिंग को ये बात नोटिस करते करते बहुत देर हो गई थी कि वेयिंग अब लंजा के लिए एक स्ट्रेंजर बन चुका था। पहली बार वेयिंग ने नोटिस किया कि कुछ तो गलत है जब वो दोनों साथ में डिनर पर बैठे हुए थे। उस दिन वांग जी अपने स्टूडेंट्स की क्लास लेकर थोड़ा सा लेट आया था। वेयिंग इस बीच अपने तालिस्मान्स पर काम कर रहा था। उसने भी डिनर नहीं किया था क्योंकि वो हमेशा लंजा के साथ ही डिनर करता था। वांग जी जब फाइनली अपनी क्लासेस से वापस आता है, वेयिंग तुरंत उसकी तरफ भागता है और उसे किस करने लगता है, उसके चीक्स पर किस करते हुए और मुस्कुराते हुए कहता है, वेलकम होम लंजा। वो डिनर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये अभी भी गर्म है लंजा, चलो साथ में खा लेते हैं। पर अचानक वांग जी उससे अपना हाथ हटा लेता है और पीछे चला जाता है। वो अपनी उसी जगह जाकर बैठ जाता है जहाँ बैठकर वो डिनर किया करता था। वेयिंग को इस बात का बुरा नहीं लगता। वो वांग जी की तरफ स्लोली मुस्कुराता है और डिनर के लिए वांग जी के पास आकर बैठ जाता है। पर वांग जी बिल्कुल साइलेंटली अपने डिनर पर ध्यान दे रहा था। उसने वेयिंग की तरफ देखा भी नहीं था। वेयिंग फिर भी शांत ही रह जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके पास चिली ऑयल नहीं था। वो वांग जी से कहता है, लंजा तुमने चिली ऑयल कहाँ रख दिया, कपबोर्ड में भी नहीं है। वांग जी हमेशा वेयिंग के लिए चिली ऑयल ज़रूर लाता था क्योंकि उसे पता था कि वेयिंग बिना चिली ऑयल के खाना नहीं खा सकता। पर इस बार वांग जी वेयिंग से कहता है, मैं कोई चिली ऑयल नहीं लाया।
वियिंग शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्या मतलब? कुछ टाइम पहले जब वांग जी हमेशा सही टाउन से वियिंग के लिए चिली ऑयल लाने लगा था, तो वियिंग ने खुद वांग जी से कहा था कि उसे ऐसा बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद घर में बना लेंगे। पर वांग जी ने उससे कहा था कि वियिंग के लिए चिली ऑयल लाना उसे अच्छा लगता है। तब से ही वांग जी ने ये ड्यूटी बना ली थी। वो सही टाउन जाता था और वियिंग के लिए चिली ऑयल लाता था। पर वांग जी इस बार वियिंग को रिप्लाई करता है, मुझे कोई सेंस समझ नहीं आता, मैं क्यों सही टाउन जाऊं, इतना दूर ट्रैवल करूं सिर्फ तुम्हारे लिए चिली ऑयल लाने के लिए? मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं लगती। अगर तुम्हें चिली ऑयल इतना ही पसंद है तो मैं किसी जूनियर डिसिपल से कह दूंगा, नेक्स्ट टाइम जब वो सही मार्केट जाएंगे तो तुम्हारे लिए चिली ऑयल ले आएंगे। वांग जी ये सब कुछ इतना कोल्डली कह देता है जैसे उसके लिए ये बात अनइम्पॉर्टेंट सी हो। वियिंग को बहुत बुरा फील होता है, पर वो उस फीलिंग को अपने दिल पर हावी नहीं होने देता, क्योंकि इतनी छोटी सी बात को लेकर उसे वांग जी से नाराज़ नहीं होना था। अब वियिंग वांग जी से पूछता है, क्या तुम आज बिजी थे लंजा? तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। वांग जी अपना चाय का कप नीचे रखते हुए कहता है, नहीं, मैंने कहा ना, मुझे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं समझ आया कि सिर्फ एक आइटम के लिए मैं सही मार्केट तक क्यों जाऊं। वियिंग कुछ सेकंड्स के लिए उसकी तरफ ही देखता रहता है, क्योंकि वो वांग जी के इतने फॉर्मल और ब्लंट रिप्लाई से बहुत शॉक्ड रह गया था। उसके बाद वो कुछ नहीं कहता और अपना डिनर करता है। वांग जी को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि वियिंग को क्या फील हुआ होगा। उसके बाद रात के वक्त वांग जी उसे गुड नाइट किस करता है और उसे हग करते हुए सो जाता है। वियिंग फिर से खुद को समझाता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। इस इंसिडेंट को हफ्तों बीत चुके थे। वियिंग धीरे धीरे इस चिली ऑयल वाली बात को भूलने भी लगा था। अगले दिन कुछ डिसिपल जाकर उसके लिए चिली ऑयल ले आए थे। उसे थोड़ा बुरा लगा था ये सोचकर कि उसका हस्बैंड पर्सनली उसके लिए ये नहीं लेकर आया, पर फिर खुद उसने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वांग जी अब अक्सर अपने वर्क से लेट आने लगा था, पर वियिंग को लगा कि ये सब भी नॉर्मल ही है। पर सेकेंड इंसिडेंट जो हुआ उसके बाद तो वियिंग को पक्का रियलाइज हो गया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ गलत है। उनका लव अब पहले जैसा नहीं है। वियिंग और वांग जी की सेक्स लाइफ हमेशा से बहुत अच्छी थी। वो दोनों ऑलमोस्ट डेली ही एक दूसरे के साथ सेक्स किया करते थे। पर कुछ दिनों से वांग जी क्योंकि अब लेट घर आने लगा था, उन दोनों के बीच सेक्स नहीं था, बल्कि मोस्टली इवनिंग तो वो बस किस करते थे, थोड़ा बहुत इनोसेंट टच करते थे और ऐसे ही कडल करते हुए सो जाते थे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो वियिंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वांग जी उसे किस कर रहा था, एक हार्डर किस। ऐसा लग रहा था कि जैसे वांग जी बहुत ईगर है। वियिंग भी उसे किस करता है, ये सोचकर कि फाइनली उसका पुराना लंजा वापस आ गया है। वियिंग भी उतना ही ईगर था। वो वांग जी को किस करते हुए कहता है, लंजा। वांग जी भी उसे काफ़ी जेंटली टच कर रहा था, पर अचानक से वो अपने हाथ वियिंग से हटा लेता है। वांग जी उसके साथ सेक्स कर रहा था, पर उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था और ना ही उसे टच कर रहा था। वियिंग बिल्कुल कंफ्यूज्ड था। ऐसा उन दोनों के बीच पहले कभी नहीं हुआ था। वो हमेशा पहले एक दूसरे को प्यार से टच किया करते थे, रोल प्ले किया करते थे। वांग जी का टच पहली बार वियिंग को इतना कोल्ड फील हो रहा था। इससे पहले कि वियिंग कुछ और सोच पाता, वांग जी उससे अलग हो जाता है। हमेशा पहले वांग जी उससे अलग होने के बाद वियिंग के ऊपर ही लेट जाया करता था और उसे अपनी बाहों में ले लिया करता था। पर इस बार वांग जी ने ऐसा नहीं किया था। वो उससे अलग होता है और सीधा बाथरूम चला जाता है, वियिंग को अकेला बेड पर छोड़कर। वियिंग उठकर बैठता है और वांग जी को बाथरूम जाते हुए देखता है। वो अपने चेस्ट पर हाथ रख लेता है, क्योंकि इतना प्रेशर उसे पहले कभी भी फील नहीं हुआ था। अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करते वक्त आज उसे पहली बार अनलव्ड फील हो रहा था। पास्ट में लंजा उसके साथ रफ ज़रूर हुआ करता था, पर उसकी रफनेस में भी प्यार होता था। वो उसे जेंटली टच ज़रूर करता था। पर आज का दिन वियिंग को सिर्फ कोल्ड फील हुआ। वियिंग वांग जी के बिहेवियर को लेकर सोच ही रहा था, तभी वांग जी बाथरूम से बाहर आता है। उसने अपने स्लीपिंग रोब्स पहन लिए थे और वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुका था। वियिंग अभी भी नेकेड था और मन में सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो ये सब कुछ हो गया। हम दोनों की शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी। तभी वांग जी उससे कहता है, तुम्हें भी नहा लेना चाहिए। एक बार फिर वियिंग का दिल टूट जाता है, क्योंकि सेक्स के बाद हमेशा वांग जी उसे क्लीन किया करता था। वो दोनों बाथ लेते वक्त भी साथ में कडल करते थे और टाइम स्पेंड करते थे। पर वियिंग कुछ नहीं कहता।
वो बेड से उठता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। वो शावर ऑन करता है पर उसकी बॉडी पूरी तरीके से नम्ब और कोल्ड हो चुकी थी। उसके बाद से तो वो और भी ज़्यादा नोटिस करने लगा था कि लंजा कितना चेंज हो चुका था। वो अब अक्सर घर लेट ही आया करता था। वयिंग के साथ लंच डेट्स पर जाने से मना कर दिया करता था। उसे अब कम ही किस किया करता था और आई लव यू कहना तो उसने बिल्कुल बंद ही कर दिया था। वयिंग को ये सब कुछ दिख रहा था पर वो इसका मीनिंग नहीं जानना चाहता था क्योंकि वो ऑलरेडी अपना घर 3 बार खो चुका था और चौथी बार नहीं खोना चाहता था। अब एक दिन वयिंग क्लासरूम की तरफ जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट्स जा चुके थे और वांग जी वहाँ अकेला बैठा हुआ था। वयिंग वांग जी से डेट पर चलने के लिए पूछने वाला था। वो उसके पास जाकर एक स्वीट सी स्माइल देते हुए कहता है हस्बैंड। वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है मैं सोच रहा था क्यों ना हम आज एक दिन की छुट्टी ले लें और कहीं बाहर चलें। गुसू माउंटेन्स के वाटरफॉल को देखने चलते हैं और वहीं साथ में लंच करेंगे। वयिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली ये सब कुछ कह रहा था और उसने वांग जी की स्लीव्स को पकड़ा हुआ था जैसे कोई बच्चा जिद कर रहा हो। वांग जी ने लाइट ब्लू कलर के रोब्स पहने हुए थे जिस पर बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी थी। वयिंग और वांग जी लास्ट टाइम जब लैंडलिंग गए थे तब वो दोनों साथ में इन रोब्स को लेकर आए थे। वयिंग को वांग जी को इन रोब्स में देखना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली रात के वक्त जब वांग जी अपने खुले बाल करके उन रोब्स को पहनता है और वयिंग उसकी चीक्स को तब तक किस करता है और उन्हें प्रेस करता है जब तक वांग जी के फेस पर मुस्कुराहट ना आ जाए। उन ब्लू रोब्स में वांग जी को फिर से देखने के बाद वयिंग के सामने वो सारी हैप्पी मेमोरीज आ रही थी। वयिंग को लग रहा था कि उन दोनों के बीच में इसलिए दूरियां आ गई हैं क्योंकि वो एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं। अगर एक दिन निकाल कर वो दोनों बाहर घूमने जाएंगे तो फिर से वो एक्साइटमेंट उनकी लव लाइफ में वापस आ जाएगा। वयिंग एक बार फिर से कहता है तो तुम क्या कहते हो लंजा, चलो ना बाहर चलते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। वहाँ हम बहुत सारे बेबी एनिमल्स और ब्यूटीफुल बर्ड्स को भी देखेंगे। ऐसा कहकर वो एक्साइटमेंट में वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और उसके चीक्स पर किस कर लेता है। वांग जी तुरंत उसे खुद से दूर कर देता है और 2 कदम पीछे चला जाता है। वो टर्न होकर फिर से अपने पेपर्स और स्क्रॉल्स देखने लगता है और वयिंग की तरफ बिना देखे हुए ही उसे जवाब देता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत फ़िलहाल यहाँ है। फालतू कामों के लिए एक दिन छुट्टी लेकर मैं अपने रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वयिंग का दिल एक बार फिर टूट गया था पर फिर भी वो ऐसे ही खड़ा रहता है और वांग जी से फिर पूछता है मुझे पता है तुम बिजी हो लंजा, पर ऐसे तो हम कई बार बाहर घूमने के लिए गए हैं ना, जिससे हम दोनों को रिलैक्स फील हो और हम एक दूसरे को समय दे सकें। अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहते तो क्या तुम कुछ और करना चाहोगे? क्या हम साथ में सिर्फ डिनर कर सकते हैं? सही टाउन चलते हैं। वांग जी उससे कहता है हम डिनर के लिए किसी और जगह क्यों जाएंगे जब हम यहाँ खा सकते हैं। वयिंग कहता है जिससे हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। वांग जी कहता है हम दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। वयिंग कहता है पर अकेले साथ में बाहर जाना बिल्कुल डिफरेंट है लंजा। वांग जी कहता है कैसे? वयिंग को नहीं पता था कि उसे इसका जवाब कैसे देना है। वो बस वांग जी से पूछता है तो क्या तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहते? वांग जी उससे कहता है मुझे बस बाहर जाने का कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। वांग जी को शायद रियलाइज़ भी नहीं हो रहा था कि वो अपने शब्दों से वयिंग का दिल तोड़ रहा है, वयिंग को सफोकेट फील करवा रहा है। वयिंग इस बात पर और बहस नहीं करना चाहता था। वो वांग जी से कहता है ठीक है, शायद हमें नहीं जाना चाहिए, सी यू लेटर लंजा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है इस होप के साथ शायद लंजा उसे आवाज़ देगा और उससे कहेगा कि हम दोनों बाहर चलते हैं, पर वांग जी उसे आवाज़ नहीं देता और अपने काम में फिर से लग जाता है। उसके बाद तो जैसे वयिंग ने भी अब वांग जी को बार बार अप्रोच करना छोड़ दिया था क्योंकि वो खुद को बार बार प्रूव नहीं करना चाहता था। पर वयिंग इस फीलिंग को भी दूर नहीं कर पा रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो उन दोनों के बीच इतने चेंजेस आ गए। क्या कुछ गलत किया था उसने? लंजा उसके साथ इतना कोल्ड क्यों पेश आ रहा था? उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे अब वो वयिंग को पहले की तरह प्यार नहीं करता। वयिंग सोचने लगता है लंजा का प्यार फिर से पाने के लिए क्या मुझे उसके लिए कुकिंग करना चाहिए, घर साफ सुथरा रखना चाहिए और शायद हमेशा इतना ज़ोर से लाउडली बात नहीं करना चाहिए क्योंकि लंजा को साइलेंस पसंद है। पर वयिंग खुद को बदलना भी नहीं चाहता था क्योंकि 2 महीने पहले लंजा ने खुद उसे इस बात पर डांटा था। लंजा हमेशा उसे कहता था कि वयिंग मुझे वैसा ही पसंद है जैसा वयिंग है, वयिंग को मेरे लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी और के लिए।
और अब जैसे लंजा का वो वर्जन सडनली गायब ही हो चुका था। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि कभी कभी रात के वक्त वुयिंग उठ जाता था और रोने लगता था। उसकी आंखों से आंसू बहते थे, पर वांग जी कभी नोटिस नहीं करता था या फिर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वांग जी के वार्म हैंड्स की जगह रात की वो ठंडी हवा उसके आंसुओं को सुखाती थी। हफ्ते बीतते जा रहे थे। वांग जी लंबे समय के लिए वर्क करता था, वुयिंग को किस नहीं करता था, उसे टच करना अवॉइड करता था और आई लव यू नहीं कहता था। वुयिंग अभी भी प्रिटेंड करते आ रहा था कि सब कुछ ठीक है, उसका दिल नहीं टूटा है और उसने अब रोना बंद कर दिया था। 6 साल तक साथ रहने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जो लंजा उससे प्यार करना भूलता जा रहा था। और आखिरकार वांग जी उससे पूछ ही लेता है, मैंने तुमसे शादी क्यों की। वांग जी के इस क्वेश्चन पर वुयिंग बिल्कुल नंब हो गया था। वो वांग जी से पूछता है, लंजा क्या तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं? वांग जी उसकी तरफ देखता है, पर उसका चेहरा अभी भी कोल्ड आइसी था। वांग जी का वो कोल्ड फेस वुयिंग ने कई बार देखा था। वांग जी कोल्ड था, पर केवल कुछ रिजर्व्ड लोगों के लिए ही। वांग जी ने वुयिंग को इस तरह कभी नहीं देखा था। वांग जी वुयिंग को जब भी देखता था उसके फेस पर इमोशंस होते थे। वांग जी उस कोल्ड फेस के साथ वुयिंग से कह देता है, तुम यहाँ रुको या चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वुयिंग एक दिखावटी हंसी हंसता है और उससे कहता है, ठीक है फिर मैं यहीं रुकूंगा। पर उसके चेस्ट पर जो प्रेशर था वो अनबेयरेबल था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो डूब रहा है। वो अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हुए एक लो वॉइस में कहता है, लंजा। उस दिन के बाद फिर से उसने ऐसा प्रिटेंड करना शुरू कर दिया था जैसे कुछ गलत नहीं है। वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहा था, क्लासेस ले रहा था, वांग जी के साथ डिनर करता था और अपने तालिस्मान पर वर्क करता था। फ़र्क सिर्फ इतना आया था कि अब उसे अपना हस्बैंड एक स्ट्रेंजर की तरह लगने लगा था। एक समय था जब वो दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते थे और अब ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों कभी लवर्स थे ही नहीं। एक दिन वुयिंग एक स्मॉल बास्केट में कुछ वेजिटेबल्स लिए रैबिट्स की तरफ जा रहा था। तभी वो देखता है कि वांग जी भी उस तरफ आ रहा था। हमेशा की तरह वो प्रिटी और एलिगेंट लग रहा था। वुयिंग का मन कर रहा था कि वो अभी वांग जी को अपनी बाहों में ले ले और उसे किस कर ले और उसे बता दे कि वो कितना प्रिटी है, कितना ब्यूटीफुल है। पर वो सिर्फ वांग जी से कहता है, लंजा क्या तुम मेरे साथ बनीस को फीड कराने के लिए चलोगे? वांग जी एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखता है पर तुरंत मना कर देता है और उससे कहता है, मेरे पास और भी बहुत काम है। वो वुयिंग की तरफ बिना देखे ही वहाँ से चला जाता है। ओके गाइज, आज के इस पार्ट को मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा सैड पार्ट है, बट आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, इस फैन फिक्शन की एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है। आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।